चलें सर, इब्तिदा करने लगे हैं हम। और FFR CA फाइनल माशाल्लाह। लेकिन हैविंग सेड दैट, उससे पहले थोड़ी सी कुछ बातें जिससे लोगों को ज़िंदगी के अंदर मोटिवेशन आए, और फिर इंशाल्लाह आ जाएंगे हम FFR पे। इस दफ़ा FFR मैं बता दूं कि इनेस के प्लेटफॉर्म से बहुत धमाकेदार होगा। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं इसको इंशाल्लाह जो है एंड तक कोशिश करूँगा, मतलब सारे तो नहीं, लेकिन फिजिकल क्लासेस बिल्कुल चलती रहे। बस एक कोऑपरेशन चाहिए होती है। कभी कभी देखें, टीचर को बड़ा मोटिवेशन के लिए जो है ना होता है कि लोग हैं। अब होता यही है, मैं आपको बताऊं, ये हुआ भी है। और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं, पूरे ओवरऑल पाकिस्तान की बात करूं तो एक टीचर हैं हमारे, बहुत अच्छे हैं, सर आतिफ आबदी। आतिफ आबदी साहब से मेरी एक दफ़ा बात हुई, बोल रहे हैं यार मेरे पास एक पेपर है, मैं 450 एडमिशन, और मैंने फिजिकल क्लास रखी एक दफ़ा, तो क्लास में एक बच्चा। मेरे साथ भी हो चुका है कि FFR में 250 एडमिशन, क्लास रखी सर। वो मैंने क्लास शुरू की, मैं पढ़ाता गया, बच्चा कोई भी नहीं था, लेकिन मैंने कहा चलो रिकॉर्डिंग है लाइव, एक दो बच्चे शायद बैठे हुए थे, 2 बच्चे 2-3 बच्चे। और फिर मैं जा रहा था तो एक बच्चा आ रहा था। तब उससे होता क्या है, देखें, जब क्लास में फिजिकल में बच्चा, बेशक जो है ना, मैं कहता हूं कि आप नहीं आ सकते, कम से कम लाइव हो, सही है ना। कुछ ऐसा हो गया टीचर को लगे, और फिजिकल भी 2-3 बच्चे जरूरी हैं। रीजन बिंग उससे ये होता है कि टीचर को मोटिवेशन होती है। खैर सर, उसके ऊपर हम आते हैं बाद में। और उसके ऊपर आने से पहले पहले एक काम हम ये करेंगे कि हम जो है सर, पहले थोड़ी सी 1-2 बातें करेंगे, जिससे इंशाल्लाह जो है आप लोगों को मोटिवेशनल इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा, और जिंदगी में कुछ आगे बढ़ने की, कुछ करने की जो है वो आएगा एक काम। चलें सर, इब्तिदा करते हैं। और सबसे पहले मैं लाइट भी जलाऊं ताकि आपको सही से नजर तो आ जाऊं मैं पहली क्लास में, फिर हम प्रोजेक्टर पे जब आएंगे। तो आज की क्लास का मेरा बच्चा एजेंडा क्या होगा सर? आज की क्लास का एजेंडा होगा कि हम पूरा FFR का कोर्स भी डिटेल में करेंगे, सही है, किस तरीके से लेकर के चलना है वो भी बड़ी अच्छी डिटेल से करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सर देखें, अब कोई फर्म में है, कोई इंडस्ट्री में है, जिंदगी में अलग अलग राहों पे आप निकल गए, तो 2 बातें याद रखिएगा। पहली बात सर, अब जहां इतना खुश रहें, डीमोटिवेटेड फील ना करें। छोटी सी एग्जांपल दूंगा, 2-3। पहली एग्जांपल जो मेरी बड़ी फेवरेट है, क्योंकि मेरा जिगरी दोस्त है, ये उसके साथ है, सही है। वो बच्चा तो नहीं, हम लोग जब साथ थे तो हम लोग जाते थे, और हम 2011-12 में उस टाइम पे ना सर, अगर हम जाएं और 100 रुपए का खाने का डिनर का बिल आ जाता था ना, तो उसकी जान जाती थी। और आज माशाल्लाह हम कहीं जाते ना तो हमें उसको रोकना पड़ता है कि भाई, अभी पिछले दिनों हम हवेली गए और आई थिंक 4 लोग थे और हमारा 20,000 का बिल आया। अब आप सोचे 4 लोगों में अगर एक इतना अमाउंट आ रहा है, 4 या 5 लोग थे हम, तो इतना, तब उसको, अच्छा हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। हुआ यह कि हम 4 दोस्तों ने CA शुरू किया। मैं आपको ये बात बताता हूँ, 4 दोस्त सब DJ कॉलेज के थे, सही है। 4 ने CA शुरू किया, हमने DJ से डायरेक्ट CA में, और मुझे CA में लाने वाले वो 3 थे, सही है। मैं वो क्लियर थे कि उन्हें CA करना है, मैं क्लियर नहीं था। खैर वो CA में मुझे लेकर के आए, और इसके बाद मेरा सबसे पहले कैफ हुआ माशाल्लाह, और मैं PWC में चला गया। उन 3 का कैफ थोड़ा सही है, लेकिन आज सारे माशाल्लाह। एक जावेदान कॉर्पोरेशन एक कंपनी, उसका फाइनेंशियल कंट्रोलर है। दूसरा नेशनल फूड में बहुत अच्छी पे है माशाल्लाह, पोस्ट पे है। जो तीसरे की मैं बात बता रहा हूं, ये तो एक ने आर्टिकल्स की GT से, जो नेशनल फूड्स में, बाकी 2 ने आर्टिकल्स की हारून जकरिया से, सही है। मैं PWC में था, और मेरा कैफ हुआ, मेरे तकरीबन ऑन एवरेज इनका 2-2 साल बाद कैफ हुआ, सही है। लेकिन देखिए अल्लाह कैसे प्लान करता है। हम कैफ के बाद गए PWC में हमने की आर्टिकल्स करने के बाद हम चले गए नौकरी की दुनिया में। और मुझे फर्म खोलते खोलते, अपना काम में आते आते कोई 9 साल लगे। 9 साल में 2020 में आया अपने काम में, 2011 की आर्टिकल्स थी। उसकी आर्टिकल शुरू हुई 2012 में, सही है। उसकी आर्टिकल्स शुरू हुई 2012 के एंड में, और मेरी 2011 की जो ये अटेम्प्ट होती है ना आपकी,
10 की एंड वाली अटेम्प्ट थी बेसिकली मेरी, 10 की एंड वाली अटेम्प्ट थी और उसकी 2012 के अंदर शुरू हुई आर्टिकल्स, वो भी बीकॉम बेसिस पे, उसका कैफ बाद में हुआ है, तो उसकी 2012 में आई थिंक जनवरी वगैरह में, तो आर्टिकल्स में 1.25 साल। सर हुआ ये कि आर्टिकल्स के दौरान ही उसको एक सीनियर मिल गया फर्म में, और उस टाइम पर वो सीनियर से दोस्ती हो जाती है। वो सीनियर अपवर्क फाइवर वगैरह पे काम कर रहा था उस टाइम पे, बाहर के क्लाइंट। अच्छा अभी अपवर्क फाइवर पे आप जाएंगे ना तो आपको बहुत कंपटीशन मिलेगा, उस टाइम पे ना कंपटीशन ना होने के बराबर था। तो उसने सीनियर के आर्टिकल्स खत्म हुई 13-14 में, सीनियर्स ने कहा भैया मैं तो अपना काम शुरू कर रहा हूँ, उसके साथ उसकी दोस्ती हो गई थी, थोड़े बहुत क्लाइंट वो आफ्टर फर्म भी दोनों साथ करते थे। सही है, मुझे याद है कि वो 13-14 में हम पिकनिक पे जाते थे, वो नहीं आता था ना तो मैं उसको सुनाता था। उसकी उस टाइम पे मंगनी भी हो गई थी, मैं कहता था तो उसी के चक्कर में नहीं आ रहा है, पूरी पूरी रात बातें करता है, संडे की सुबह तुझे पिकनिक पे आते हुए मौत हो रही, बोलता था जाना। सही है ना। 15 के अंदर उसके आर्टिकल्स खत्म हुई और वो माशाल्लाह हम जब यूनिलीवर में गए वो चला गया अपने उसी दोस्त फर्म के साथ माशाल्लाह। और सर उसके बाद माशाल्लाह उस टाइम पर मुझे, अब जो उसके कुछ उस टाइम पे उसके साथ काम करते थे ना, आज वो मेरे पास माशाल्लाह वो काम अब कर रहे हैं, लेकिन वो मुझे बताते हैं कि सर वो उस टाइम पे ना उनके घंटे के रेट $45 होते थे। अब 2015 में 1 आवर्स के आप चार्ज करें $45। अब तो वो छोटे मोटे बुक कीपिंग विकिंग टैक्स वैक्स में इतना आता ही नहीं है, अब वो बाकी सारे स्पेशलाइज फाइनेंशियल मॉडलिंग वगैरह के काम करता है माशाल्लाह। और कभी क्लाइंट उसको यूके बुला रहे हैं, कभी यहां बुला रहे हैं। क्यों? सर अल्लाह ने उसके लिए बेस्ट डिसीजन लिखा था हारून जकरिया, कैटेगरी बी फर्म में, वहां पर वो सीनियर नहीं मिलता उसे। सही ना सर। तो उसकी आज अपनी फर्म नहीं होती और माशाल्लाह ही इज वेरी वेरी, अगर मैं कहूंगा ना कि हम 4 के ग्रुप में, आई डोंट नो एग्जैक्ट फाइनेंशियल, बट माशाल्लाह सबसे ज्यादा फाइनेंशियली वो स्ट्रांग है। वो बंदा जो 11-12 में, एक इलाका है कराची के अंदर ही, पान मंडी सिटी कोर्ट से आगे, वहां पर एक मशहूर जगह है रोल पॉइंट। रोल पॉइंट पे 100 रुपए का बिल आ जाए तो वो हमें पूरा रास्ता वापसी में सुनाता था कि तुम लोग बहुत शाह खर्च हो ये वो। और आज आप देखें माशाल्लाह, सही है, पीडब्ल्यूसी में जाना बेहतरी नहीं थी, हारून जकरिया थी। दूसरी एग्जांपल, मेरा एक और दोस्त, उसका सीन भी ऐसा ही था कि उसने आर्टिकल्स की, कहां से सर? उसने आर्टिकल्स की आरएसएम से। हम चले गए पीडब्ल्यूसी। सही है, हम पीडब्ल्यूसी के, उसने आरएसएम से आर्टिकल्स की, आरएसएम से के बाद उसने आर्टिकल पाकोल में जॉब की। बट वही बात, आरएसएम में उसका एक दोस्त था, वो जो एक दोस्त था ना, उस दोस्त ने वो चला गया आर्थर लॉरेंस। आर्थर लॉरेंस भी यहां से बाहर का काम करती थी। खैर आर्थर लॉरेंस से वो का एक क्लाइंट था, वो आर्थर लॉरेंस से खुश नहीं हुआ तो उसने उस बंदे को बोला जो कि उसका दोस्त था, मेरे दोस्त का दोस्त, कि यार मैं क्लाइंट तुम्हें देता हूं, तुम संभालो ये वो। उसने संभालना शुरू किया। वहां से उन्होंने माशाल्लाह एक फर्म अपनी स्टेब्लिश की। वहां पर इसने मेरे इस आरएसएम वाले दोस्त को बुलाया, और जो है वो आरएसएम वाला दोस्त अभी माशाल्लाह यूएसए से होकर के आया है, और वो आज तक उसने सीए क्वालिफाई नहीं किया है, लेकिन वो उसका जो माशाल्लाह साइज है उसकी फर्म का ना, तो अपने अंदर कोई अपने बैच के वो बंदा शायद 8-10 सीएस को रख सकता है एम्प्लॉय। पीडब्ल्यूसी आरएसएम एग्जांपल बता रहा हूं तुम्हें। अल्लाह ने रिस्का इंतजाम सबका रखा हुआ है। अब एक आखिरी एग्जांपल मेरी फर्म की, एक बच्चा है हमारी फर्म में, और इस वक्त आप पता है ना बिग 4 के बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, जो हालात हुई ना जॉब रिटेन होने के लिए इंडस्ट्री जॉब में, बच्चा है हमारी फर्म में। खैर बच्चे पे भी डिपेंड होता है। वो बच्चा मेरे पास मेरी फर्म का पहला ट्रेनी है। मतलब वो होता है ना कि यार जब आप पे कोई भरोसा नहीं करता और जो भरोसा करे ना उसकी अलग ही अहमियत होती है। सही है। तो माशाल्लाह जो है सती ने भी बढ़ा में बच्चा है, उसका नाम है हमजा। उसका नाम मैं ले लेता हूँ, बाकी दो का मैंने नाम नहीं लिया आउट ऑफ। हमजा मेरी फर्म में है माशाल्लाह, और आप ये समझें कि हमजा ने आर्टिकल्स मेरी फर्म से शुरू की, लेकिन हमजा ने इतना अच्छा परफॉर्म किया 2 साल में कि विद इन आर्टिकल्स मैंने हमजा की स्टाइपेंड कर दी 50,000 रुपए। मैंने कहा यार ये बच्चा ओवर एंड अबव काम कर रहा है, तो इसकी विद इन आर्टिकल्स कितनी कर दें स्टाइपेंड? 50,000। तो जैसे आर्टिकल्स खत्म हुई ना, तो आज हमजा माशाल्लाह जिसको बोलते हैं ना कि पैकेज पे है हमारी फर्म में, ये वो माशाल्लाह एक दो चीजें और देख रहा है। वो जो बिग 4 के, अच्छा हमजा का फाइनल का एक भी पेपर निकला, वो बीकॉम बेस पे था, उसने हमारी फर्म में रहते हुए पूरा कैफ किया है। सही है ना। अब फाइनल की उसने पहली अटेम्प्ट दी है,
तो बिग 4 के जो शायद क्वालिफाइड को मिल रहा है ना, तो उसको उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे माशाल्लाह उससे ज्यादा मिल रहा है। जो बिग 4 का फाइनलिस्ट को मिल रहा है उससे तो आप समझे कि मुझे 60-70% उसको ज्यादा मिल रहा है। सही है। तो पॉइंट क्या है कि सर बंदा जो है ना वो नहीं समझ में आता कभी कभी कि यार मैं यहां पर क्यों हुआ, मैं पीडब्ल्यूसी में मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरा फॉर एग्जांपल छोटी फर्म में क्यों हुआ। यार उसको पता है कि इसके लिए बेहतरी इसमें थी, इसके लिए बेहतरी पीडब्ल्यूसी में, केपीएमजी में, किसी के लिए सिमेंस में होगी, यूनिलीवर में होगी। तो पहले तो ये चीज माइंड से निकाल करके अब जिंदगी भर देखें पीडब्ल्यूसी वालों के साथ, मैंने भी पीडब्ल्यूसी में आर्टिकल थोड़ा सा एक नेचुरल मसला हो जाता है। 1.5-2 साल में ना सबकॉन्शियस माइंड, एक किताब है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वो पढ़िएगा। सबकॉन्शियस माइंड जो है ना पीडब्ल्यूसी वालों को अल्लाह माफ करे वो शो करता है कि हम तो सबसे टॉप पे। सही है। दुनिया में बाकी लोग आएंगे लेकिन ऐसा है नहीं। सही है ना सर। हाँ वो अलग बात है कि इफ यू आस्क मी, बच्चे बच्चे पे बहुत डिपेंड करता है और पीडब्ल्यूसी में शायद थोड़ा कल्चर लगड़े वाला है, तो उसमें उसके ज्यादातर बच्चे जो है ना काम के लिहाज से मुझे लगता है ज्यादा गहराई में चले जाते हैं। लेकिन ये भी मेरी पर्सनल बाइसनेस हो सकती है बिकॉज मैं भी पीडब्ल्यूसी नहीं हूं। लेकिन हैविंग सेड दैट मैंने बहुत सारे बच्चे बहुत आउट क्लास देखे हैं छोटी फर्म से भी। चलें सर, तो ये बातें थी मोटिवेशन के लिए। अब आ जाते हैं आईकेप भैया के लिए। आईकेप से हम सबको प्यार है। आप थोड़ी सी इजाजत दे तो स्टाइपेंड के ऊपर बात करना, बल्कि चलें उसके ऊपर वैसे वीडियो बना देंगे। सोचो जो भी एक स्टाइपेंड का इशू हुआ, बच्चे रोए धोए। सही है ना। चलिए सर अब आ जाते हैं हम सीए फाइनल के ऊपर। और सीए फाइनल याद रखें डिफरेंट बॉल गेम है। आपको अंदाजा नहीं होगा कि सर जो बच्चे आपको लगता था मैं कैफ में बहुत चीता या चीती था, वो सीए फाइनल में एंड में परेशान होना शुरू हो जाते। आप यूं समझें कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे, कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट, अब आप कहां जा रहे हैं, डायरेक्ट इंटरनेशनल में। सीए फाइनल में कोई भी पेपर हो, एक चीज को दिमाग में याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहा हूं। सर वो खेलता सिलेबस से है। देखो मसला बच्चा वाई स्टूडेंट्स स्ट्रगल, मतलब कैफ में अगर 2000-2500 बच्चा पास हो रहा है अभी, है ना, 2100 हुआ है ना लास्ट टाइम में, सीए फाइनल में 300-400 बच्चा पास होता है। मतलब क्यों होता है कि 1/5 हो जाते हैं पासिंग रेशो, है ना। वजह क्या है सर, इसके पीछे वजह मैं आपको बता दूं। एक तो आईकेप खेलता है सिलेबस में। एफएफआर का जितना बड़ा सिलेबस है, मैं हल्फियन कह सकता हूं कि सर दुनिया की किसी और अकाउंटिंग बॉडी उठाओ, चाहे तुम आईसीडब्ल्यू एसीसी उठाओ, साउथ अफ्रीकन सीए उठाओ, श्रीलंकन सीए उठाओ, किसी का सिलेबस फाइनल लेवल पे इतना बड़ा नहीं है। मैंने सिलेबस वाली कमेटी में हूं। आईकेप के दिमाग में एक चीज है, वो कहता है कि यार कहीं से ये ना लगे कि यार सिलेबस इनकम्प्लीट है। अरे एसीसीए को देखो, हम पढ़ेंगे लीज एंड बैक, सेल एंड लीज, क्या कहते हैं, सेल एंड लीज बैक, IFRS 16 में। एसीसी बोलता है क्या जरूरत है बच्चे को ये पढ़ाने की, इंडस्ट्री में कुछ सीख लेगा। SBR लेवल पे पहले तो नहीं था, अब शायद डाल जाओ, नहीं था सर ये, तब आप समझें। वो कहते हैं आई के पता नहीं सब कुछ पूछना है इससे, यहीं पे पूछते हैं। सही है ना। सिलेबस में हर चीज डाल दो तो सबसे पहले, और सिर्फ एफएफआर के साथ नहीं है, हर पेपर के साथ उसने कोशिश क्या की है, सिलेबस को लेंदी। तो एक तो सिलेबस सर जो आपका कैफ में था ना, अगर मैं एग्जैजरेट ना भी करूं ना, तो कैफ के मुकाबले में हर पेपर का सिलेबस 3 to 4 टाइम्स है मिनिमम। सही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो सिलेबस मारेगा। दूसरा सर रूटीन मारती है। क्या मतलब रूटीन, कैफ में सिर्फ तुम्हें पढ़ाई करनी थी, अब तुम्हें पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना है, और बाकी जो तुम्हारी इंटरटेनमेंट वाली एक्टिविटीज होती हैं वो चलती रहेंगी। तो सर आपका टाइम आपकी कंट्रोल में नहीं है। मैं तुम्हें अभी बता दूं, जो बच्चे उन फर्म्स में हैं जिनके पास जून वाले क्लाइंट ज्यादा है, और पाकिस्तान में 90% फर्म का जून वाले क्लाइंट ज्यादा है, जो ऐसी इंडस्ट्री से आर्टिकल्स कर रहे हैं जिनका ईयर एंड जून है, सर आपको नहीं पता कि ये जुलाई से सितंबर कैसे हो जाएगा। अभी यूं होगा जुलाई से सितंबर, नहीं अंदाजा आपको। तो सर आप समझें, इसी तरीके से फिर फर्म आपको रहने नहीं देती। आप 6 महीने बाद थोड़ा काम सीख गए होंगे और आपके सीनियर्स छुट्टी पे होंगे नवंबर में, है ना, तो फिर आपको कोई और असाइनमेंट आया, चल भाई ये बच्चा तो है, और अगर आप चीते हैं तो सर हैविंग सेड दैट, टाइम, अब आपका टाइम आपके कंट्रोल में नहीं है, याद रखना। अब वो टाइम नहीं कि पढ़ाई अपने सुकून से करूंगा, और यहीं पे बच्चा स्ट्रगल करता है। मैं ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूं, कैफ यूं पास किया उन्होंने, फाइनल में सर वो 4 की फीस भरी है, मुझे पहले मैसेज आता है पेपर से 2 महीने पहले, 2.5 जब फीस जमा सर फीस, और फाइनल में सोचा 4 का था शुरू में, सर 3 की तैयारी लग रही है, 1 छोड़ देता हूं, फीस 3 की जमा कराई,
पेपर 2 देने जाते हैं। जो 2 की तैयारी करते हैं ना, 2 ही शुरू से माइंड में लेकर चलते हैं, उनमें से भी 20 से 30% बच्चे ऐसे होते हैं कि सर एक में खाली वो जो आईकेएप की पॉलिसी है ना कि बैठने के लिए जाऊंगा और पेपर एक ही दूंगा। अभी जो मैंने हमजा की बात की ना, ये हमजा का भी यही था कि सर मैं 2 पेपर दूंगा, बीएफडी और टैक्स। अभी उसने कहा सर मैंने खाली टैक्स दूंगा। अब टैक्स में भी कह रहा है कि मुश्किल है पास हो पाऊं। सही है। तो पॉइंट क्या होता है कि सर हम शुरू से लेकर के नहीं चलते। अच्छा, शुरू से लेकर के चलने के लिए स्मार्ट गाइडेंस चाहिए। भाई देख, कुछ शुरू से भी कौन सा टॉपिक बंदा करे ना यार, कुछ टॉपिक हैं जो कि तुम्हें अभी देख लेने हैं, कुछ बाद में, है ना। अब जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा, कुछ टॉपिक में बच्चों को कहता हूं चिल्लर है एफएफआर के, यार तुम लोग एंड के लिए रखो, क्योंकि अल्लाह ना करे तुम टाइम के लिए प्रेशर में आए तो ये वो टॉपिक है जिन पे रिस्क ले लो। ये 6-8 टॉपिक है, मैक्सिमम पेपर में 6-8 नंबर के आएंगे। लेकिन तुमने अगर कोई बहुत बड़ा टॉपिक एंड के लिए रख दिया तो भाई ये मसाइल है। चले सर, ये बात तो हमने की कि फाइनल में बच्चा टाइम की वजह से एक तो फेल होता है कि उसको टाइम मैनेज नहीं हो सकता पढ़ाई के लिए। दूसरा जो वो बच्चा फेल होता है उसकी वजह यह है कि सर प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटेजी नहीं होती। देखें, सिलेबस बड़ा है ना, तो उसको एंड में पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें रिवाइज करनी है और क्या चीजें मैंने पेपर से अगर 10 दिन पहले भी देख ली थी ना, तो पेपर में मैं उनको कुछ ना कुछ करके उस पर इंशाल्लाह आपको गाइड करना है। ये 2 बातें मैंने की। तीसरा फेल आजकल हो रहा है, अल्लाह माफ करे, वो आईकेएप के सॉफ्टवेयर की वजह से। पिछली दफा एफएफआर की पहली अटेम्प्ट थी आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की, और मुझे मेजॉरिटी बच्चों की कंप्लेन आई है। मैंने आईकेएप में भी कहीं ना कहीं इसको उठाया। मैंने कहा यार बच्चे कह रहे हैं सर जो सवाल लिख करके 20 मिनट में हो सकता था ना, वो सॉफ्टवेयर की वजह से 35 मिनट में हुआ है। सॉफ्टवेयर हैंग हो रहा है, मसाइल आ रहे हैं। आई एम होपफुल आईकेएप कंसीडर करेगा। सही है, तो ये मसाइल भी हैं। तो इसीलिए सर एक बात तो याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे शुरू में हमसे पूछते हैं सर कैसे मेंटेन करें हम रजिस्टर वगैरह। तो सर उसके लिए आपको याद रखना है कि कोशिश ये करें, देखिए हम आपको हर सवाल आईकेएप के सॉफ्टवेयर पे नहीं करा सकते, लेकिन हमारी कोशिश है कि जब जो जो चीजें हमारी साथ साथ रिकॉर्ड होती जाएंगी ना, हम उसको एक्सेल पे आपको कराएंगे। ठीक है ना। और आपने भी कोशिश ये करनी, क्लास में तो आप बेशक नोट करें, लेकिन जब आप अपनी वो करें ना, प्रैक्टिस करें, उसको एक्सेल पे करें। क्योंकि कभी कभी हमें लिखने से ज्यादा अच्छे समझ में आता है। ये भी हार्डवर्ड ने प्रूफ किया है कि लिखने से समझ ज्यादा आ रहा होता है। ठीक है, लेकिन सर जब आप अपनी सवालात की आपकी प्रैक्टिस हो एक्सेल में सवाल करने की, पर आपकी प्रैक्टिस हो आईकेएप के सॉफ्टवेयर में सवाल करने की, ताकि आप यूज्ड टू हो। क्योंकि आगे जाकर के तो सर अब होना जब पेपर में ये, हाँ मैं खुद कहता हूं कि अगर मुझे कोई चीज लर्न करनी होती है आज भी, तो मैं जब तक लिखूं नहीं ना, मुझे मजा नहीं आता है। करें, लेकिन कुछ हद तक सवालात उधर भी शिफ्ट हो। तो सर ये हमें करना है। अब आ जाते हैं सर आईकेएप ने एफएफआर का सिलेबस भी थोड़ा सा चेंज कर दिया है। यहां तक किसी का कोई सवाल तो बेटा पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आ रहा हूं एफएफआर के सिलेबस की तरफ। नहीं है किसी का कोई भी सवाल? पक्की बातें बढ़ जाए। यस सर। 1 मिनट रुक जाए, मैं हम अब ईमेल कर दें अपने आप को। दूसरे ईमेल पे कर दिया हमने। पूरी ग्रिड का एक कंपैरिजन बनाया है, वो भी इंशाल्लाह आपको शेयर कर देंगे। जिंदगी में सर घबराना नहीं है। आप नए दौर में आए हैं, गुजरेंगे 3.5 साल जिंदगी के ये हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और भी कहता हूं, जब तक ये लोड हो रहा है, कि आप इस 3.5 साल की बेसिस पर इंशाल्लाह आगे कमा रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि सर ये 3.5 साल, और आपको सच बताऊं एक बात, ये 3.5 साल में आपके एक और बात मैं बता दूं, जिसकी मेरे ख्याल में कुछ लोगों को बताने की जरूरत होती है और कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं होती है। और वो ये है कि सर फर्म में हो या आप इंडस्ट्री में, याद रखना परमानेंट दुश्मनी किसी से नहीं करनी है, फर्म में या इंडस्ट्री में। और ऐसा क्यों है सर? वो ऐसा इसलिए है क्योंकि सर ये 3.5 साल की बेस पर ना प्रेशर वाला पीरियड होता है। आप बंदे को गलत जज कर लेंगे और वो फ्यूचर में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सही है सर, छोटी सी दुनिया है। 13,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट से अब तक, जब से पाकिस्तान बना है। चलें सर, हमने कहा कि तो इसका मतलब ये है कि सर जिंदगी के अंदर मसाइल बढ़ जाएंगे आपके, अगर आपने हाँ कभी किसी कोई बात बुरी लगे उस टाइम पे
अगर गाली तो किसी की बर्दाश्त नहीं करनी होती फर्म में, गाली बर्दाश्त ना करें, कोई बात किसी की बुरी लगे ना तो उस टाइम पे नहीं, बाद में उसको एहसास दिला दें, प्रेशर पीरियड हटे, वो मान भी लेगा। सही है जिंदगी में, लेकिन बना कर रखनी है। फर्म में लोग बड़े बड़े कभी होता है कि मैं इससे फड्डा उससे फड्डा, परमानेंट चीजें नहीं होती। आ जाएं सर, आ जाएं। चलें सर आगे बढ़ते हैं, हम लाइटें बंद कर देते हैं हम और एफएफआर के ऊपर आएंगे। एफएफआर का सिलेबस चेंज हो गया है सर, और जो मेजर चेंज है ना, देखिए पहला नाम तो नाम चेंज हो गया, एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब मैं आपको ये भी थोड़ा इसको बता रहा हूं कि सर मेजर चेंज क्या है। इधर देखिएगा, सबसे ज्यादा एग्जामिनर जो है ना खेल जाता था, तो हम स्क्रीन भी शेयर ही कर लेते हैं। ये पुरानी ग्रेड है, नई ग्रेड नहीं है। इधर देखिएगा, फिर मैं इसको नई से कनेक्ट करके बताऊंगा। सिकंदर कुछ कह रहा है, हाय। चल सिकंदर बाद में बात करेंगे, कहाँ दुश्मनों की बात कर रहा है, सी इंडिया ये वो। चलें सर आ जाए। चलें सर, बच्चे के लिए ना ये ग्रेड एक तरह से नेमत होती थी, मैं अक्सर कहता था। सर उसके पीछे वजह क्या है सर? वजह ये आपको नजर आ रहा होगा, कंसोलिडेशन के ऊपर 20 से 30 मार्क्स पक्के, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर 20 से 30 मार्क्स पक्के। अब जहां आपके कोई छोटे मिलाऊं तो मैं 35-40 टॉपिक हैं सिलेबस में, 2 टॉपिक पेपर का मिनिमम 40 बना रहे थे, मैक्सिमम 60। अब आई के अपने का ऐसे नहीं चलेगा। और ये सबसे, और ये एग्जामिनर की ख्वाहिश थी। इत्तेफाक से जब ये सिलेबस कमेटी बनी तो उसमें कराची की रिप्रेजेंटेशन मैं कर रहा था, बाकी डिफरेंट लोग थे। तो उसमें एग्जामिनर की एक ख्वाहिश थी कि भाई ये मैं फंसा हुआ हूं, ये तो बच्चे को 40 से 60 नंबर में वो ये 2 टॉपिक पक्के कर ले तो पासिंग मार्क्स तो करीब पहुंच गया ना, तो मुझे निकालो। सही है, उनकी ख्वाहिशात कुछ भी हो, बट हम जाहिर सी बात है पॉइंट तो वैलिड था कि यार बच्चा ये 2 टॉपिक को करके कर रहा है। तो अल्टीमेटली फिर इस ग्रेड को चेंज किया गया। अब ग्रेड थोड़ी सी चेंज हो गई। अगर आप देखेंगे तो हमने कह दिया कि सर इसको अगर हम यू लाएं तो अब ये 3 टॉपिक, मतलब उसने टॉपिक जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिपोर्टिंग फॉर ग्रुप्स कंसोलिडेशन के साथ कुछ छोटे टॉपिक मिला करके उसको कर दिया है 30 से 40 मार्क्स का। अकाउंटिंग फॉर एसेंशियल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यहां पर उसने डाल दिया है IFRS 9, उसके साथ भी टॉपिक 30 से 40 मार्क्स के। और फिर उसने बाकी 15 टॉपिक जो दिए हैं, सही ना, इन 15 टॉपिक को उसने कह दिया है कि यार ये जो है 25 से 35 मार्क्स के। इसकी जो है हमने एक समरी भी बनाई है, और इसकी जो समरी है ये भी हम आपको दिखा देते हैं। ये समरी है, ये समरी भी आपको मिल जाएगी। अब आप जरा देख लें और हम बताएंगे कौन सा। अब कंसोलिडेशन का देखें, रोल तो सर पहले भी था और अभी कंसोलिडेशन के रोल पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। मैं अगर आपको बताऊं, आ रही है नजर बच्चा? तो सर ग्रेड ए के अंदर कंसोलिडेशन पूरा है, सही है। उसके साथ उसने बेबी स्टैंडर्ड्स लगाए। कौन से स्टैंडर्ड्स? IFRS 5, नॉन करंट एसेट, IAS 21, 24, 34, कंपनीज एक्ट और FS के जो फॉर्म होती है आपका फाइनल अकाउंट्स होता था उसी किस्म का। इसने इस ग्रेड को कर दिया है कि भैया इसके ऊपर जो है मैं अब सवाल बनाऊंगा तो छोटे मोटे टॉपिक इसने मिला करके ये ग्रेड ए में डाल दिया है। कंसोलिडेशन को अकेला नहीं छोड़ा है। क्यों नहीं छोड़ा है? क्योंकि उसने कहा यार उसके ऊपर अलग से सवाल बनाना मजबूरी हो जाता था, तो उसने कह दिया इसके साथ ये छोटे मोटे भी घुसा दूंगा। सही है सर। और इस ग्रेड के अगर हम मार्क्स देखें तो हमने कहा सर इस ग्रेड के इसने मार्क्स रखे हुए 30 से 40। और आपको एक बात पता है, ये बात याद है, भूल गए हैं बचपन में कि सर हमने कहा है कि अपने टेस्टिंग लेवल के हिसाब से, टेस्टिंग लेवल 1 का मतलब क्या है? 8 मार्क्स, लेस देन इक्वल टू 8 मार्क्स। टेस्टिंग लेवल 2 का मतलब क्या है? 20 मार्क्स मैक्सिमम पूछूंगा। 3 का लेवल क्या है? 25। कितने मार्क्स पूछूंगा? अब सर याद रखेगा, अगर आईकेप कंसोलिडेशन को उसने जब यहां तक लेकर आ गया, उसका टेस्टिंग लेवल भी 3 है, यहां पर मैक्सिमम 25 मार्क्स का कंसोलिडेशन आएगा। ग्रेड 30 से 40 मार्क्स की है, तो
छोटा मोटा कुछ ना कुछ इनमें से आएगा। और ये टॉपिक मैंने जबरदस्ती इसको हाईलाइट करवाया, IAS 24 बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के हिसाब से, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन डिस्क्लोजर। ICAP इसको टेस्ट ही नहीं कर रहा था। मैंने कहा ऑडिट में पढ़ा रहे हो, ये सब कर लो। मैंने कहा ये बेचारा, तो मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा गेम इधर हो रहा है। तो ग्रिड ए में कंसोलिडेशन हो गई है। ग्रिड बी के अंदर सर सिर्फ 6 टॉपिक हैं, लेकिन हैं सारे खतरनाक। सही है, आप देखेंगे 15 और 9। अब आप लोगों को अंदाजा है, जिन बच्चों ने 15 बचपन में, आप सभी ने पढ़ा हुआ है ना FAR2 में, छोटे छोटे टॉपिक कितने थे? अब उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें। यहां पर वो जो टॉपिक थे ना, अच्छा ये 15 वाहिद है। हम शुरू करेंगे कंसोलिडेशन से। मैं आपको पूरा FAR2 की जो बेसिक बातें थी ना, वो इंशाल्लाह अगली एक क्लास में 2.5-3 घंटे में रिवाइज करा दूंगा। सर IFRS 15 में मुझे आपको बेसिक क्लास बातें रिवाइज कराने में कम से कम 3 से 4 क्लासें लगेंगी। उसकी जो एग्जांपल हम बचपन में पढ़ चुके थे, 15 का ये लेवल है। फिर आते हैं 9। सर ये बचपन में FAR1 लेवल पे 10 से 20% था। ये तो समंदर है। मतलब 9 वो चीज है कि 9 को समझते रहना। और इसमें एक टॉपिक है डेरिवेटिव्स वगैरह। ECL तो बहुत सिंपल चीज है, डेरिवेटिव्स। ECL वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, FAR2 लेवल पे आ गई है। सही है, हम भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे, आप तो सभी पढ़ेंगे। FAR2 लेवल उसने ECL इंक्लूड कर दिया, ठीक है। चले सर, तो अब 9 जो है, 9 के अंदर एक है डेरिवेटिव फिर कहता है एम्बेडेड डेरिवेटिव। एम्बेडेड डेरिवेटिव वो है कि कभी मुझसे उसका बच्चा सवाल पूछता है ना, तो मुझे भी उसको 1-2 साल में एक दफा पूरा रिवाइज करना पड़ता है कि यार ये है क्या चीज। वजह क्या है कि सर वो है थोड़ा, वो है IAS 12। सही है, ये भी वो टॉपिक है जिसको हम इस बैच के अंदर इंशाल्लाह पूरा री रिकॉर्ड भी करवा रहे होंगे। सही है ना। फिर आ जाते हैं सर हम IAS थर्ड ग्रेड लार्जेस्ट ग्रेड है, लेकिन इसके मेजर टॉपिक ये 3 थे। इसके अंदर इसने कुछ टॉपिक डाले IFRS 16 लीजेस। लेकिन लीज में एक पोर्शन आप पढ़े, लीज आपने बचपन में, इफ यू आस्क मी, आपने लीज बचपन के अंदर 40 to 50% पढ़ लिया है, रिमेनिंग 50% यहां पर है। 36 बचपन में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन CGO वाले कॉन्सेप्ट यहां पे फिर 19 है। IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट, याद रखिएगा सर, ये वो स्टैंडर्ड है जो कि हमारे मुल्क में इतना काम नहीं आता, लेकिन ये स्टैंडर्ड अगर आप में से जो लोग इंशाल्लाह पाकिस्तान से बाहर जाकर के जॉब करेंगे, सही है ना, उनको खास तौर पे यूरोप में और USA में, सर उनके लिए ना ये जाने इंटरव्यू में से कुछ लाजमी। वहां पर यूरोप जैसे हमारे मुल्क में होती है ना ग्रेचुटी पेंशन, वहां पर ये सब नहीं होता। वहां पर होता है शेयर बेस्ड पेमेंट्स। आपको कंपनी की ऑनरशिप दी जाती है, उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी बहुत अच्छे से। और बाकी सर छोटे मोटे एरियाज हैं, तो अगर हम आपको बताएं तो सर ओवरऑल ग्रिड के अंदर मेजर चेंजेस ये हैं कि उसने अब ग्रिड को ऐसा कर दिया है कि उसको मार्जिन ज्यादा मिल जाए टेस्टिंग का। उसको मार्जिन टेस्टिंग का बहुत ज्यादा अच्छा मिल चुका है। छोटे स्टैंडर्ड जैसे वो वहां पहले नहीं पूछ सकता था, अब वो पूछा करेगा। अब आते हैं सर कोर्स ड्यूरेशन कितनी है, बताएं जी कोर्स ड्यूरेशन कितनी है। सर हमने कहा कोर्स ड्यूरेशन हम कोशिश भी करेंगे तो ये 200 घंटे के आसपास आएगी। सही है ना, 200 घंटे के आसपास आएगी। अब आपने इसको कैसे लेकर के चलना है, हम बताएंगे कि बेसिकली कौन सा टॉपिक आपने अभी शुरू कर देना है, कौन सा टॉपिक बाद में करना है, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। कोर्स ड्यूरेशन कितने घंटे की है सर, कम से कम 200 घंटे की है। सही है, और ये 200 घंटे भी स्मार्टली कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कराएंगे। सर लर्निंग मटेरियल क्या होगा, बुक आपको एक तो बुक है जो कि जो बच्चे जिनके पास अभी KNS से उन्होंने बुक नहीं ली, वो 2-3 हफ्ते रुक जाएं। 2-3 हफ्ते में इंशाल्लाह न्यू बुक आ रही है जिसके अंदर हमने काफी चेंजेस किए हैं, ठीक है। और तो वो बुक आपको सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी, हार्ड कॉपी भी आपको ले लेनी है इंशाल्लाह। उसके अलावा वो होगा, आपको एक्सेल सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। हैविंग सेड दैट एक्सेल सॉल्यूशन होंगे जो टॉपिक्स रिकॉर्डिंग वाले होंगे, लेकिन आप हजरात ने याद रखना है कि उन एक्सेल सॉल्यूशंस को सिर्फ एक बेस बनाना है। कोशिश करनी है रिकॉर्डिंग करते हुए अपने लेक्चर नोट या तो लिख करके ले
या तो आप खुद से एक्सेल पे प्रैक्टिस करें। ये ना कि जगह मसला क्या होता है, बच्चा सिर्फ एक्सेल में देख के प्रैक्टिस कर रहा होता है ना, तो सर फिर चीजें, हाँ एक्सेल सॉल्यूशंस क्यों दिए जाते हैं ये मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे बच्चे फम में क्लासें लेते हैं, तो वो कहते हैं कि सर फम मसाइल करती है हमारे लिए, सही हम क्लासें यूं लेते हैं, सही है ना। तो वी नीड, और नाम प्रॉपर अगर हम लेकर के लिखना शुरू करेंगे तो मसला हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ सही कोई छोटे मोटे टॉपिक हो वो आप फॉर्म में बैठ करके, बड़े टॉपिक तो मैं रिकमेंड करता हूँ फॉर्म में ना ले, अंटिल हाँ कोई डांट डपट करने वाला ना हो। कोई डांट डपट करने वाले लोग होते हैं तो उनके साथ में आप छोटे मोटे टॉपिक ले सकते हैं, उनको आपने हाथ के हाथ एक्सेल पे लिया, फिर जरूरत पड़ने पे बड़े टॉपिक के लिए आपको थोड़ी सी कंसिस्टेंसी चाहिए होगी, ठीक है ना वो। अब आते हैं सर हम लाइव जो मेजर टॉपिक अब दिसंबर तक कराएंगे वो 3 होंगे। दिसंबर तक कंसोलिडेशन होगा, IFRS 16 होगा जो मेजर टॉपिक की बात कर रहा हूं, और IAS 12। लेकिन इसके अलावा छोटे मोटे टॉपिक्स जिनको हो सकता है लाइव भी कराएं, रिकॉर्डिंग भी कराएं, कुछ छोटे टॉपिक्स हैं। अब देखें सिलेबस इतना बड़ा है तो मेजर टॉपिक तो मैं शुरू करा दूंगा, इंशाल्लाह आपको कराता रहूंगा। और ये दिसंबर तक की बात कर रहा हूं, दिसंबर के बाद फिर हम माशाल्लाह इसके अंदर मजीद टॉपिक्स ऐड करते जाएंगे, सही है ना। तो जो जिन बच्चों के अटेम्प्ट दिसंबर है वो तो पुराने AAFR की तरह ही होगी, सही है ना। नई स्कीम जून में होगी अप्लाई। कुछ टॉपिक्स होंगे जिनकी बिल्कुल लेटेस्ट रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी और वो सती दान कराएंगे आपको इंशाल्लाह, ठीक है। सती को मैं दावत दूंगा, सती आ जाए स्टेज पे। सती माशाल्लाह मेरे साथ हैं तकरीबन, अब तो सती ने FAR 1 मुझसे पढ़ा माशाल्लाह, FAR 2 पढ़ा, FAFR पढ़ा माशाल्लाह, तीनों फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया। इसके बाद सती इस वक्त आर्टिकल्स करने सीमेंस से माशाल्लाह। सती ने अभी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट दिया, अब तक इनका पूरे CA में माशाल्लाह कोई पेपर नहीं रुका है, सही है। अच्छा, सती TA के तौर पे मेरे साथ कोई 1-1.5 साल से माशाल्लाह काम कर रहे हैं। आउट क्लास रिस्पॉन्स है। इस दफा अभी जो पेपर हुआ है ना, तो मैं आपको सच बताऊं CA फाइनल की हार्डली 10% क्यूरीज होंगी जो मैंने हैंडल की है, क्योंकि मेरा जवाब आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। सती माशाल्लाह कोशिश करके जल्दी जवाब दे देता है, और जहाँ मुझे बाकायदा बच्चों के मैसेजेस आए कि सर सती भाई का बहुत शुक्रिया, उन्होंने जिस तरीके से हेल्प की आउट ऑफ द वे जा करके, और हमें एक एक क्यूरी बार बार पूछी। तो सती चीता तो है ही माशाल्लाह। इस दफा सती छोटे मोटे टॉपिक्स भी आप लोगों को FAFR में उनकी रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, क्योंकि देखें बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनकी मेरी रिकॉर्डिंग है कोई 15 मिनट की। अब उनके पूरे पास पेपर्स वाले सवाल, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, IAS 24 आके पूछता ही नहीं था, सही है। उस टॉपिक को इस्लामिक स्टैंडर्ड्स के ऊपर मैंने 10 मिनट की वो की हुई है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट दे दूं, और मैं ये भी बताऊंगा कि यार देखें 90 जो ये टॉपिक मैं आपको मेजर अभी बता दूंगा कौन कौन से हैं इस नई ग्रिड के हिसाब, जिसमें से मेजर पेपर बनेगा, सही ना, अभी लिखाता हूं। लेकिन छोटे टॉपिक जो है ना, कुछ बच्चों के पास जो टाइम और जिनको हो गया यार नहीं हमें सब चीजें बहुत अच्छे से भी कवर करनी है, स्मार्टली भी, एक एक पास पेपर, तो उनके लिए सदी शुरू करेंगे। हाँ, IFRS 5 अच्छा स्टैंडर्ड है, सही, उसमें मेरी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, लेकिन बिल्कुल लेटेस्ट रिकॉर्डिंग उसकी आपको इंशाल्लाह सती की मिल जाएगी, सही है। हैविंग सेड दैट IFRS 2 की मेरी रिकॉर्डिंग है, और वो तकरीबन जो है, सती कितने क्लास है हमारी IFRS 2 की? 14-15 क्लास है। अब वो 14-15 क्लासें बहुत डिटेल में है, लेकिन हमें ऐसा फील हुआ ओवर द ईयर्स कि यार उसकी इतनी डिटेल की ना शायद वो टॉपिक पूछने की जरूरत नहीं है। चीजें सारी कॉम्प्रिहेंसिव कवर होंगी, बट उसको भी री रिकॉर्ड करवाया जाएगा, वो इंशाल्लाह सती कराएंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली सतीदान कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स की वो रिकॉर्डिंग करा के जो है अब अपलोड करते जाएंगे। उसके अलावा जो है जितनी भी आपकी क्यूरीज होंगी, सही है ना, चाहे वो उसके रिलेटेड हो, आपकी कोर्स रिलेटेड ये हो, कभी पोर्टल रिलेटेड हो, बुक रिलेटेड हो, जितनी भी क्यूरीज होंगी वो सब जो है सती आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दे रहे होंगे। सती का मैं नंबर भी, सती नंबर बताते हैं अपना 0302, ये नया वाला है ना, और 44516। इसके अलावा मैं चाहूंगा अभी कि मैं सती को सतीदान सिंह कि सती को बताऊंगा कि सती थोड़ी सी बात करे कि बेसिकली, क्योंकि देखें एक तो मुझे पेपर दिए हुए ना बहुत टाइम हो गया, FAFR का दिए हुए एक्चुअल,
सती ने कोई 1 साल पहले दिया है पेपर ना, तो सती थोड़ा सा जो है ना इसके हवाले से भी गाइड करे कि किस तरीके से इस पेपर को अब लेकर के चलना है, क्या अपना एक्सपीरियंस। देखें माशाल्लाह सारे पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना जो है ना ये आसान बात नहीं है। तो सती ओवर टू यू, थोड़ा सा बताएं किस तरीके से लेकर के चलना है। थैंक यू सर हसन खनानी। एंड पेपर की स्ट्रेटजी सर ने बहुत सारी बातें आपको बता भी दी हैं कि किस तरह से लेके चलना है और कौन से टॉपिक्स हैं और कौन से टॉपिक्स हैं जो कि बहुत लेंथी भी हैं और उनमें कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। जैसे मेरी सर ने बताया कि 1 साल मैंने जून 24 में अपनी CA फाइनल की फर्स्ट अटैम्प्ट दी थी और उसमें 3 पेपर्स दिए थे, FFR, BFD और ऑडिट। और बहुत सारे टीचर्स भी रिकमेंड करते हैं कि पहले अटैम्प्ट में आपको ऑडिट नहीं देना चाहिए, पर्टिकुलरली अगर आप को इतना एक्सपीरियंस वगैरह नहीं होता ऑडिट का। लेकिन हैविंग सेड दैट मैंने अपनी आर्टिकल्स इंडस्ट्री से परस्यू कर रहा हूँ, तो ऑडिट का तो कोई सीन ही नहीं है। मैं ऑडिट किसी का भी कंटेक्ट नहीं कर रहा इंडस्ट्री में, तो बिजनेस वगैरह उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो 3 पेपर्स फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किए। और FFR की पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ कि कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे ज़्यादा फोकस आपको करना चाहिए, और आगे मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी सपोर्ट कर रहा हूँ, उसमें ये कि कंसोलिडेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और अभी नई गेट के हिसाब से उसने 30 से 40 मार्क्स में दिया है, लेकिन उसमें भी कंसोलिडेशन का वो एरिया है जो जिसमें ज़्यादातर कॉन्सेप्ट है और वो एग्जामिनर उसको इग्नोर नहीं कर सकता। जिस तरह कैफ में ये होता था कि वो अभी 1-2 अटेम्प्ट्स पहले उसने फाइनल अकाउंट के कोई 10-15 मार्क्स पूछ लिया था, कंसोलिडेशन नहीं पूछा था उसने। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है, वो इग्नोर नहीं कर सकता कंसोलिडेशन को। किसी भी तरीके से वो टेस्ट करेगा तो वो तो आप उसको छोड़ नहीं सकते। उसके अलावा जो है अपने छोटे छोटे टॉपिक्स इसने लिए हैं, तो ये अभी इसके पास पेपर्स में ऐसा जितने उसने एग्जाम में नहीं किए, जिस तरह जो A ग्रेड में है अपना IFRS 5 है, IAS 21 है। लेकिन अभी उसके पास चूंकि उसने ग्रेड चेंज कर दिए, तो जून 26 अटैम्प्ट के लिए उसके पास बहुत सारा ये नए स्टैंडर्ड आ गए जो कि वो उसको कंसीडर कर सकता है। तो उसके भी हम जिस तरह सर ने बताया कि मैं छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उसको मैं आपको लेटेस्ट रिकॉर्डिंग अवेलेबल कर देंगे, तो उसको भी मैं रिकॉर्ड करा के क्वालिटी क्वेश्चंस जो IFRS के इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स हैं या किसी और बॉडीज़ के अगर क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे हैं तो वो भी मैं रिकॉर्ड करवा के डाल दूँगा। उसके अलावा जो B ग्रेड है इसके अंदर टॉपिक्स तो अच्छे हैं, लेकिन ये अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो ये बहुत बड़े। IFRS 9 की जो हमने कैफ में पढ़े थे वो तकरीबन इतना नहीं होता, मेरे ख्याल में हम एक दिन में 1-2 घंटे में पूरा IFRS 9 कैफ वाला जो था वो रिवाइज कर सकते थे। लेकिन इसको हमें रिवाइज करने में भी 2 से 3 दिन लग जाएंगे। 2-3 दिन में सिर्फ हम अगर 4-6 घंटे हम देंगे IFRS 9 को, तभी उसके सारे कॉन्सेप्ट सिर्फ रिकैप हो सकेंगे। अब उसको रिटेन करना, ओपन बुक तो है एग्जाम, लेकिन अब IFRS में हम ये तो नहीं देखेंगे ना कि कौन सा कॉन्सेप्ट है उसने टेस्ट कराया फिर हम उसको ढूंढते फिरें। और अभी तो फिजिकली IFRS वो अलाउ कर रहा है, लेकिन आगे जाके जून 26 तक हो सकता है कि वो IFRS भी आपको PDF में दे दे, तो फिर उसमें स्टिकिंग करना, मार्किंग करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और फिर आप उसको सर्च वगैरह करेंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और पेपर पूरा अटेम्प्ट भी नहीं कर सकेंगे। और यहाँ पर एक बात सही है, देखें जितने भी ओपन बुक पेपर है ना, ये नाम के ओपन बुक है। आप लोगों ने शायद कैफ में किसी ने भी नहीं दिया ओपन बुक, मतलब आज से 2 साल पहले तक ना FAR 1 और FAR 2 ओपन बुक होते थे, सही है ना, लेकिन बच्चा यूज नहीं करता था। CA फाइनल में BFD ओपन बुक होता था, अब नहीं है। बच्चा ओपन बुक में टाइम ही नहीं होता कि आप बुक, आप सोचे पेपर में आपसे 3 घंटे में, अभी तो बुक था आपसे पेपर वो पूरा नहीं संभलता था, तो सर आप बुक कैसे खोलेंगे। तो ये ओपन बुक एक तरह से वही था कि जितना हेल्प से तो रिटेन करना पड़ता है। ओपन बुक का जगह सिर्फ काम ये होता है, जैसे IFRS 9 में यार आपने कहा यार एक टॉपिक है मुझे आ ही नहीं रहा, तो आपने उसको थोड़ा बहुत सर्च वर्च कर लिया, जैसे ना PDF में वो दे देगा कि यार ये क्या है, बस। जाहिर सी बात है उस टाइम पे उसको पढ़ना फिर अप्लाई करना, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। आप नेचुरली बच्चा क्या कहता है, बाहर में जाए सवाल, बाकियों पे फोकस करता हूँ, एंड में 10-15 मिनट में तब कुछ कर लूँगा। तो इतना ही ओपन बुक का। बिल्कुल ऐसा ही है। ओपन बुक में हम वही क्वेश्चन को कैटर सकते हैं जो अनसीन क्वेश्चन, अगर कोई एग्जाम में आ गया जो हमने पास पेपर में ना देखा हो, क्लासेस में ना पढ़ा हो, तो फिर उसको हम ऐसे रैंडमली सर्च कर सकते हैं कि इसमें क्या पॉसिबल इसका आंसर हो सकता है, या इसके रिलेटेड पार्टी के डिस्क्लोजर वगैरह उसमें कौन कौन सी चीज़ें हम ले सकते हैं। क्योंकि जो ओपन बुक में है एग्जामिनर ने जो करा है उसका फायदा ये कि आपको चीज़ें याद नहीं करनी होती। जो रट्टे वाली चीज़ें होती हैं, जैसे रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर है, उसमें आपको सारे चीज़ें जो कंपनी के डिस्क्लोज करनी होती है FS में, तो वो याद करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा कि IFRS में फलां जगह पे पड़ा हुआ है, अगर एग्जाम में आ गया, वैसे तो चांसेस कम है, वो रट्टे वाली चीज़ें पूछता भी नहीं है। ओपन बुक का मकसद ही ये कि वो कॉन्सेप्ट पे खेलता है ताकि आप ओपन बुक को यूज़ ही ना कर सकें।
तो इसीलिए वो चीज़ें हैं कि जो हम ओपन बुक से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो IFRS 2 है, ये भी कॉन्सेप्ट वाइज बहुत बड़ा है, लेकिन ICAP ने अभी तक इसको इतना इंपॉर्टेंट कंसीडर नहीं किया। हर अटेम्प्ट में 6-8 मार्क्स का वो पूछ लेता है, मैक्सिमम 8 से 10 मार्क्स मैक्सिमम। लेकिन अब इसने जो ग्रेड चेंज किया है, ग्रेड बी में इसने इंक्लूड कर दिया है, जिसके अंदर IFRS 9 है और IFRS 15 है। IFRS 2 ग्रेड सी में, हाँ सी में, सॉरी। तो सी ग्रेड, हाँ ये बड़ी है, इसमें टॉपिक्स जो हैं वो बड़े हैं, लेकिन इसमें अभी भी इसने मार्क्स कम रखे हैं, 25 से 30 मार्क्स की ग्रेड है। तो इसमें भी अभी IFRS 2 पे इतना ज़्यादा वो फोकस नहीं करेगा, क्योंकि उसमें बाकी भी हैं, लीजेस भी है, जो कि लीजेस का तो हर अटेम्प्ट में 10 से 8 मार्क्स का या इतना वो ऑन एवरेज टेस्ट कर रहा होता है। लेकिन फिर भी हमें कॉन्सेप्ट तो कवर करने होते हैं IFRS 2 के, तो उसको हम कोशिश करेंगे। अभी जो एग्जिस्टिंग लेक्चर्स हैं वो अगर आवर्स के हिसाब से देखें तो वो बहुत ज़्यादा है, सर ने बहुत डिटेल में उसको कवर कराया हुआ, लेकिन एग्जामिनर उसको इतना फोकस नहीं ले रहा। तो हम कोशिश करेंगे उसको जो कॉन्सेप्ट है उसको जल्दी जल्दी से समराइज करके आपको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें, और उसके बाद जो क्वालिटी क्वेश्चन है, जो लेक्चर्स हैं, उसको हम एक्सेल में लाएं ताकि उसकी ड्यूरेशन कम हो, ताकि हमारे पास टाइम भी कम लगे उसको लेक्चर्स लेने में। उसके बाद ग्रेड जो बी है उसके अंदर IFRS 15 बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं, जाहिर सी बात है इसमें भी हमें रिवीजन करने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन IFRS 15 के कंपेयर जो 9 है इसमें सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट। उसके बाद डेफा टैक्स को इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, इसमें सर ने बताया कि ये लाइव करवाएंगे अभी सारा, तो इसमें बहुत सारी जो ट्रीटमेंट होता है वो तो उसने बताया हुआ होता है, और इसमें पासिंग मार्क्स जो गेन करना है वो आसान होता है एज़ कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स। हमें करंट टैक्स वगैरह, उसकी वर्किंग वगैरह, तो वो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। बाकी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो है उसका ये होगा कि बहुत बड़ा फ़ायदा भी होगा और डिस्गाइज भी हो सकता है जिन लोगों ने प्रैक्टिस वगैरह ना की, क्योंकि हम फॉर्म पे, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैंने अभी जब मैंने CFEP की फर्स्ट अटैम्प्ट दी थी वो रिटन थी, तीनों पेपर्स में लास्ट वो 3 ही पेपर थे जो आप रिटन दे सकते थे, बाकी सारे कंप्यूटर बेस पे शिफ्ट हो गए थे। तो मेरा ये था कि मैं जब एग्जाम लीज पे चला गया था तो मुझे प्रैक्टिस करने में हाथ ही नहीं चल रहा था उसमें, क्योंकि मैं जो कंपनी में अपने आर्टिकल्स कर रहा था वहाँ तो लैपटॉप यूज़ कर रहा था सारा दिन एक्सेल पे, और बाकी सॉफ्टवेयर वगैरह वो चला रहा था। तो मेरा एक्सेल पे तो हाथ, लैपटॉप पे तो हाथ टाइट था, स्पीड वगैरह टाइपिंग वो तो अच्छी थी, लेकिन जब वो रिटन प्रैक्टिस की बात आती है, जब कैफ में तो हम फ्री होते हैं, फुल टाइम स्टूडेंट होते हैं, तो हम लाइब्रेरी में बैठ के प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो हमारी हाथ की स्पीड भी तेज हो जाती है। वहाँ पर उतना, तो मुझे वो अपना मोमेंटम गेन करने में भी 1-2 हफ्ते लगे कि मैं किस तरह से उसको लेकर चलूँगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 10 मार्क्स का सवाल है, उसमें ऑन एवरेज हमें 18 मिनट्स लगने चाहिए, मैं आधा घंटा उसमें ले रहा था प्रैक्टिस करने में। तो लीव्स मैंने अच्छी खासी ली हुई थी, 3 पेपर्स थे, तो इसलिए प्रैक्टिस भी अच्छी खासी करी थी ताकि मैं एटलीस्ट पेपर पूरा कर पाऊँ। ये बड़ा कंसर्न होता है बच्चों का कि CA फाइनल में पेपर पूरा नहीं होता। अगर 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आते हैं तो उनका 40-42 पे रुकता है, मतलब 50% पे वो रुकता है। अगर 100% करेंगे तभी ही पासिंग के चांसेस जो हैं वो हमारे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और उसके बाद जब मेरी सेकंड अटेम्प्ट थी CFEP की, वो कंप्यूटर बेस्ड थी, मैंने टैक्स और SPM वगैरह ये दिया था। तो इसमें ये जो न्यूमेरिकल पेपर्स हैं उसमें बहुत आसानी से हमें कैलकुलेटर का भी इतना इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो जो ICAP का सॉफ्टवेयर है वो एक्सेल की तरह ही है, लेकिन उसमें कुछ शॉर्टकट्स वगैरह हैं वो हम यूज़ नहीं कर सकते वो उसने, लेकिन आस्ता आस्ता वो अलाउ कर रहा है। अभी जैसे अटेम्प्ट्स आ रही हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आस्ता आस्ता वो अलाउ कर रहा है कि आप वो शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है आगे अटेम्प्ट्स में वो और ज़्यादा जिस तरह F2 वगैरह है एक्सेल में वो यूज़ करना अलाउ कर दे, तो इसमें बहुत आसानी होगी। जी अभी नहीं होता, सही है। तो इसमें बहुत आसानी होगी, आपको टाइम भी बहुत बचेगा। इसमें मैं एक्सेल था तो मैंने वो रिटन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत भी नहीं थी, तो बहुत अच्छे तरीके से मैं प्रैक्टिस कर रहा था और अच्छे तरीके से मैंने पेपर मैनेज करे, तो टाइमली पेपर हो जाते हैं इसमें जो सॉफ्टवेयर एज कम्पेयर टू रिटन एग्जाम में। आपको टाइम भी लगेगा क्योंकि 1 साल 1.5 साल हो चुका होगा आपकी जब फर्स्ट टाइम होगी, और उसमें आपने प्रैक्टिस भी नहीं करी होगी, रिटन प्रैक्टिस जो होती है वो नहीं करी होगी। एक्सेल पे तो आप काम भी एक्सेल पे करते हैं, तो फिर आसानी से आपके जो सॉफ्टवेयर बेस्ड अभी तो सारे उसने कर दिए, तो वो बहुत आसानी से और टाइमली आपका जो पेपर है वो हो जाएगा अगर आप उसको अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे तो। चलिए बच्चों, ये बेसिकली सती ने आपको बताया क्या एक्सपीरियंस उसका रहा। अब मैंने कुछ टॉपिक लिखे और ये देखें, ग्रेड कुछ भी कर दे कुछ भी किया, लेकिन ये जो टॉपिक मैंने 5 लिखे हैं इनमें से इत्तेफाक से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जो तुम्हारे लिए जिसके बेसिक्स भी बिल्कुल नहीं हो। सारे आपने कैफ लेवल में पढ़े हुए, ठीक है ना सर। यहां पर भी और अकाउंटिंग के मेजर टॉपिक्स देखा जाए तो ये 60 to 80 नंबर का पेपर का हिस्सा बनाएंगे मेरे हिसाब से। इफ यू आस्क मी तो सर इन दोनों के ऊपर तो अभी भी सवाल पक्का है।
ये दोनों मिला करके पेपर का 35 से 50 नंबर का पेपर बनाएंगे अभी भी, चाहे कि अपने ग्रेड में कुछ भी कर लिया, क्योंकि देखिए सर कंसोलिडेशन तो ग्रेड के हिसाब से लाजमी है। 9 जो है ना सर, उसके अंदर इतने कॉन्सेप्ट हैं कि आईकेएफ को लगता है कि बच्चा कहीं ना कहीं फंस जाएगा। 15, 12 में से कोई एक आपको हर अटेम्प्ट में लाजमी मिलेगा अच्छा सवाल, ठीक है। 12 पे उसका फोकस ज्यादा है, 15 पे। और फिर जो तीसरी ग्रेड है ना सर, उसके अंदर अगर आप मुझसे पूछें तो तीसरी ग्रेड में सबसे बड़ा जो टॉपिक बचा है ना वो 16 बचा है, लीजेस बचा है, सही है, सबसे बड़ा टॉपिक तो वो है। तो ये मेरे हिसाब से 5 टॉपिक अभी भी 60 to 80 नंबर का पेपर बनाएंगे। बाकी जो टॉपिक है ना सर, ये 10 से 15 नंबर, ये आप कह सकते हैं ये पेपर का 10 से 20 नंबर भी बना सकते हैं। अब ये कौन कौन से है सर? ये IFRS 2 है, IS 36 है, IS 19 है, कोड ऑफ एथिक्स है और IFRS 5 है। तो अगर आपको बोले ना पूरा सिलेबस है जिसके अंदर हम बोलें कि यार 30-35 टॉपिक हैं, लेकिन उसमें से भी जो टॉप 10 इफ यू आस्क मी ना इंपॉर्टेंट, तो सर ये हैं। अगर आपने ये कवर कर लिए ना तो आप श्योरली पेपर का 80 से 85% आप ये समझें कि मार्क्स की तैयारी करके जा रहे हैं, ठीक है ना। ये 10 टॉपिक में, बाकी जो टॉपिक अगर आते भी हैं तो वही बातें कभी कभी ना, हमारे कुछ बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाई का बहुत ज्यादा शौक होता है, वो कहते हैं सर FAR 2 के टॉपिक्स भी जो है ना दे दें, हम वो भी देंगे। मैंने कहा बेटा पार्टी करें जिंदगी में। देखें IS 38 कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट देगा ना उसके लिए हम आपको देते हैं ऑडियोस, याद है जो FAR 2 में एंड में होते थे। उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा होगा सर आपको वो डिवाइस हो जाएगा, वो आया तो आया, नहीं आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि यार कोई 6-8 अटेम्प्ट में एक दफा आ गया, वो आएगा भी ना तो उसके बेसिक चीजें ही होंगी जो कहीं ना कहीं इनमें भी कवर हो रही होंगी। तो उन चीजों पे आपने नहीं जाना है। सर ये अब तक का था, किसी का कोई सवाल है तो पूछे। मैं कंसोलिडेशन में आपको बता दूं, कंसोलिडेशन में हम बचपन में ये पढ़ा करते थे, ये 2, और तीसरी चीज जो हम उसका पढ़ते थे ये हम पढ़ा करते थे, और ये तीनों भी पूरे नहीं पढ़ा करते थे, ठीक है ना। ये तीनों भी हम पूरे नहीं पढ़ा करते थे, जो कि हमारे पास आ रहे हैं। मैं स्क्रीन शेयर भी कर देता हूं। कंसोलिडेशन के अंदर, लेकिन अब आप क्योंकि बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेटेड, ये 2 और ये 3 आधे आधे आपने पढ़े हुए होंगे, सही है। बेसिक्स इनकी पढ़ी हुई होंगी, लेकिन इनके अंदर बहुत डिटेल्स हैं, वो अब हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो कंसोलिडेशन को कवर करते हैं ना सर, वो कुल मिलाकर ये स्टैंडर्ड्स कवर कर रहे होते हैं, सही है सर। अब इनके ऊपर जाएंगे, ज्वाइंट अरेंजमेंट्स के ऊपर आ पाएंगे, सही है। इसी तरीके से कैश फ्लोज है, सही है। और इसी का एक और पार्ट होता है चेंजेस इन इक्विटी, उसके ऊपर आप अलग से आएंगे। और हैविंग सेड दैट, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या चीज कैसे है। तो कंसोलिडेशन हमारा पहला टॉपिक होगा जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे। नेक्स्ट वीक की क्लास के अंदर मैं आपको पूरी बेसिक्स रिवाइज कराऊंगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने कंसोलिडेशन लंबे वाले मेथड से भी पढ़ा हुआ होता है, तो नेक्स्ट वीक की क्लास में उनको आ जाएगा शॉर्ट, और हम क्विकली FAR 2 लेवल का पूरा कंसोलिडेशन अगले हफ्ते इंशाल्लाह रिवाइज कर लेंगे, उसकी जो मेजर एडजस्टमेंट्स हैं, सही है, ताकि फिर हम आ जाएंगे फाइनल लेवल के कंसोलिडेशन के ऊपर। ये आपने याद रखना है। तो ये था आज तक के लिए। आपको बुक्स वगैरह मिल जाएंगी, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में आप लोग ऐड हो जाएंगे। सती का नंबर आप सबने नोट भी कर लिया है। इसके अलावा किसी का कोई भी सवाल हो तो अब हम आपके सवाल लेंगे और फिर ऑफ करेंगे। बताएं जी, कोई सवाल? अच्छा, सीक्वेंस हम कह सकते हैं कि सर वो टॉपिक्स मेंशन कर दें जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, उनको अभी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सती IFRS 15 आई थिंक जो बच्चे अभी हैं, सीक्वेंस का प्लानर भी आपको मिल जाएगा। सतीदान से आप लें तो आपको वही बता देगा। वैसे अगर कोई बड़ा टॉपिक अभी स्टार्ट करने और टाइम है तो IFRS 15 करेंगे, ठीक है। बाकी प्लानर आपको सतीदान बता देंगे। ये 15 आपने स्टार्ट कर देना है, कंसोलिडेशन आप मेरे साथ कर रहे होंगे, ठीक है जी। कोई और सवाल? हफ्ते में एक ही दिन अभी हम क्लास रखेंगे, लंबी के रखेंगे थोड़ी। हाँ, जरूरत पड़ी तो हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, कोई बीच में ऐसा हॉलीडे। देखें वीकडेज में क्लासेस में इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि वीकडे में आप पहुंच नहीं पाएंगे, ना फम ना वो। और अब देखें कुछ बच्चे होंगे जो ठंड मचाएंगे, सही है, लेकिन वीकडे में आप लोग पहुंच नहीं पाएंगे तो फायदा नहीं, और आपके ऊपर भी प्रेशर होगा। और फम में बहुत आराम से हो जाता है कि यार ये तो रोता रहता है, सही है ना। कल आप जल्दी जाने की बातें करें। सिकंदर कुछ कर
रिवीजन कैसे होगी बेटा, सिलेबस खत्म करेंगे तो रिवीजन का बताते जाएंगे आपको किस तरीके से करना है। हम लोग क्विज वीक यहाँ पर भी होता है, हमारा मॉक भी होता है, क्विज वीक भी होता है, क्योंकि क्विज वीक जरूरी है। इस दफा इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे हम सती कोई टेस्टिंग सिस्टम भी लाएं जिसके ऊपर फाइनल लेवल पे बच्चे का जो टॉपिक होता जाए उसको वो रिवाइज करता जाए, कि क्विज वीक वगैरह के अलग आए। सर अब एक कोई और सवाल किसी का, कुछ छोटी छोटी बातें, फर्म की जिंदगी कैसे गुजारनी है, इंडस्ट्री की जिंदगी कैसे गुजारनी है, ये चीजें गाइड कर दूं ताकि आप लोग जैसे हमारे एक स्टोरी टाइम होता है उसके ऊपर आएंगे यहाँ पर भी, और ये ताकि जिंदगी में ना आपको क्या कहते हैं कि कोई और सवाल नहीं किसी का सिलेबस से। अगले हफ्ते भी हम कोशिश करेंगे कि क्लास 2 टाइमिंग में से किसी एक टाइमिंग में होगी, या तो सैटरडे आफ्टरनून होगी, या तो सैटरडे इवनिंग होगी, या तो संडे आफ्टरनून होगी, ठीक है ना। अब आ जाते हैं सर बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सर आप देखें जिंदगी का नया दौर, बहुत सारे बच्चों, कुछ बच्चों के आर्टिकल शुरू हो चुके हैं लेकिन इतना टाइम नहीं हुआ होगा। सर एक बात याद रखिएगा, जिस पे मेरा बड़ा ईमान है वो है, सही है, मैक्स आवर्स पर लेक्चर। देखें जो वैसे जो रिकॉर्डिंग वाले ना उनका तो 1 से 1.5 घंटे का है। अभी जो हम कराएंगे उसको हम, क्योंकि पहले हफ्ते में 2-3 क्लासें होती थी, अभी जो हम कराएंगे तो हम उसके लिए हमें मजबूरन जो 1-2.5 घंटे की क्लास लेनी पड़ेगी, मतलब जो रिकॉर्डिंग कट कटा करके आएगी वो 2-2.25 घंटे की होगी, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट चीज, वो ये है कि सर फर्म के अंदर भी और दुनिया में भी परसेप्शन इज बिगर देन रियलिटी। आप इंडस्ट्री में होंगे, आप फर्म में होंगे, कहीं भी आपके आर्टिकल्स चल रही है, शुरू के 6 महीने साल का पीरियड जो है ना बहुत क्रूशियल होता है। इस पीरियड में अगर आपकी ये रेपुटेशन बन गई कि ये बच्चा बहुत तेज है, ये बच्ची बहुत तेज है, आप यकीन माने एंजॉय करेंगे बाकी 3.5 साल। लेकिन अगर इस पीरियड में ये रेपुटेशन बन गई ना, बच्चे में दम नहीं है, बच्चे के नखरे बहुत हैं, सही है, तो फिर मसला होगा। देखिए फर्म का स्ट्रक्चर, क्योंकि मैं माशाल्लाह फर्म का पार्टनर भी आपको चलता है, ऐसा ही है। अब यार पार्टनर ना हर जूनियर के साथ, मेरी फर्म में तो 50 ट्रेनीज है माशाल्लाह, लेकिन ज्यादा भी नहीं, कुछ फर्म में 10-15 भी 20 भी हैं तो शायद वो कर लें, कुछ क्या पीडब्ल्यूसी के अंदर 700-800 ट्रेनीज है, सही है ना, सब अभी तक जितने लोग उनको मिला करके बात करूं मैं। और जो नए बैच में आते हैं वो आते हैं 50, 60, 70, फिर उसके 6 महीने वाले ये वो। अब यार पार्टनर्स के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो हर बच्चे को, या मैनेजर के पास भी नहीं होता कि वो देखेगा से, तो वो अपने ही टीम मेंबर्स के से, जो कि उसको जिससे होता है ना कि भाई मुझे अगर कुछ पूछना होता है तो मैं अपने मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर पूछता हूँ कि यार ये बच्चा कैसा है, उसको अक्सर पता होता है, नहीं पता होता तो वो फिर क्या करता है, जिसने उसके साथ सीनियर ने उससे पूछता है कि ये बच्चा कैसा है या बच्ची कैसी है, सही है ना, काम के लिहाज से। तो होता यही है मेरा बच्चा कि अगर आपने शुरू में नखरे किए, काम सही से नहीं किया ना, यूं बात फैलेगी कि बच्चा, फिर आपको अच्छे क्लाइंट नहीं मिलेंगे, ये होता है। और मैं आपको बताऊं, पहले नहीं, अब जब से माशाल्लाह मैं फर्म चला रहा हूं तो उस टाइम पे बता सकता हूं, क्योंकि यार अगर मेरा एक क्रूशियल क्लाइंट है ना, उस पर मैं नहीं चाहूंगा किसी एवरेज बच्चे को डालूं, उस पर मैं चाहूंगा किसी तेज बच्चे को डालूं। तो आपको फर्म में तेजी कैसे बताएं, तेजी ऐसे बताएं काम को एक्स्ट्रा वो करके, शुरू में क्यूरीज ज्यादा करके। देखिए अल्टीमेटली आपको 6-8 महीने में जो बच्चे ऑडिट में, उनको यकीन आ जाएगा कि यार ऑडिट जो हम पढ़ते हैं ना वैसा नहीं होता है। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान में फिर भी बहुत अच्छा, और जो इंडस्ट्री में है ना वो कभी कभी वो हंस रहे होंगे कि यार ये देखो ये ऑडिट फर्म से बच्चा आया है और इसको पता ही नहीं कि ये चीज हमने यहाँ पर पेली हुई है और इसने पकड़ ही नहीं पाया। हम लोग यूनिलीवर में थे ना तो हम हंसते थे, वो आते थे यूनिलीवर का ऑडिट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमें पता तो होता कि यार हमने क्वालिटी कंट्रोल के लेजर में क्या क्या चीजें घुसाई हुई, सही है ना। जो हमारे कंपनी के फंड होते थे ना, मतलब कभी ऐसा भी यूनिलीवर में हुआ है कि एक आइटम को कैपिटलाइज होना चाहिए था, अब वो हमारे जो अंकल फिक्स एसेट देख रहे थे वहां पे कर दिया एक्सपेंस आउट। अब हाफ ईयर में भी नहीं पकड़े में, ईयर एंड में पकड़े में आ गया। अब हमने कहा अगर हमने सही कर दिया ना तो ऑडिटर का तो ईमान ही हट जाएगा, फिर तो वो हर चीज में घुसेगा। हमने कहा जाने दो, सही है। हमने कहा था जब भी ऑडिटर इनके पास आकर बैठेगा ना तो हम 2-3 लोग जो होते थे, हमने कहा हम भी खड़े हो जाएंगे, ताकि जहां हमें लगे ना कि इनसे, वो बुजुर्ग थे, वो वादे करते थे कि बेटा अगली दफा सही हो जाएगा ये और हमारा काम ये होता था कि ऑडिटर बच्चा है ना तो उसको डांट डपट करके साइड करना, सही है।
तो अब वो तजुर्बे की बेसिस पे हम लोग बड़े आराम से कर लेते थे। तो हम ये काम, तो आपने क्या करना है, ऑडिट फर्म में हो या इंडस्ट्री में हो, शुरू में देखो, एक बात मैं बहुत बहुत मतलब $1,000,000 टिप दे रहा हूं, शुरू में अंडरस्टैंडिंग के नाम पे जो सवाल पूछ सकते हो पूछ लेना। 8, 10, 15 दिन के बाद वही काम करते हुए अगर तुम्हें सवाल, बेसिक सवाल आएंगे ना, तो फर्म में लोग बर्दाश्त नहीं करते, इंडस्ट्री में भी बोलते हैं यार तुझे बताया तो था, क्या हो गया। शुरू में अंडरस्टैंडिंग में जितने सवाल पूछ सकते हो पूछो, अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग रखो, उसके बाद चीज के अंदर घुसो, सवालात पूछो, और शुरू के 1.5-2 साल इतना अच्छा परफॉर्म कर दो कि आखिरी के 1.5-2 साल में तुम बोलोगे मुझे एक्स्ट्रा छुट्टी चाहिए दो। कुछ बच्चे इतने चीते होते हैं मेरी फर्म में कि सर उन्होंने शुरू के 1 साल में ऐसा परफॉर्म किया है अभी कि मैंने उनको बोला यार तू हफ्ते की छुट्टी एक्स्ट्रा ले ले भाई, तूने बहुत मेहनत की है, खुद कहा सही है, क्योंकि मुझे एक बात पता थी उसके बारे में कि यार ये छुट्टी पे भी जाएगा ना, पीछे से क्लाइंट ने किसी चीज के लिए फोन किया ना तो ये जवाब दे देगा। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 6-7 बजे निकले ऑफिस से, उसके बाद मैनेजर का फोन नहीं उठा, ये सब हरकतें नहीं करना ऑफिस में, क्योंकि देखो तुम थोड़े टाइम के लिए तो बेनिफिट हो जाएगा, लॉन्गर रन में। और आखिरी बात, हमारी दुनिया बहुत छोटी है, किसी से तुमने ये फर्म में फड्डा कर लिया, फर्म में तुम्हें एक से एक जाहिल आदमी मिलेगा, इंडस्ट्री में भी मिलेगा। पॉलिटिक्स, अब तक दुनिया ना बहुत जिंदगी गुलजार थी, पॉलिटिक्स ऐसा होगा कि तुम इंडस्ट्री में तो तुम्हें एक प्रोजेक्ट मिलते मिलते किसी और को मिल जाएगा, तुम्हें अंदर से बहुत बुरा लगेगा। फर्म में हो एक क्लाइंट तुम्हें मिलते मिलते किसी और को मिल जाएगा, किसी और ने तुम्हारे सुकून से, मतलब यार 3.5 साल की बात है, 3.5 साल बाद इंशाल्लाह। और याद रखना कभी कभी प्रेशर में लोग फाइनेंस की फील्ड में बुरा भला कह देंगे, गाली किसी के बड़ा गाली दे तो बोल देना क्या बोला आपने, ये बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो मैनेजर हो पार्टनर हो। हाँ कभी कभी सीनियर तुम्हें डांट देगा, तुम्हारी गलती नहीं होगी, उस टाइम पे बहस करोगे, ज्यादा मसाइल होंगे, सुन लेना। अच्छा इंसान होगा उसको बाद में खुद रियलाइज होगा, वो कंपनसेट करेगा। मुझे 2.5 साल में पहली दफा फर्म में वो डांट पड़ी, फर्ग्यूसन में एक पार्टनर होते हैं अब सैयद मोहम्मद हसनैन, मैं उनकी दिल से बहुत इज्जत करता हूं, मेरे टाइम पे वो सीनियर, मेरी आर्टिकल्स उनके साथ गुजरी है। 2.5 साल में मुझे पहली दफा वो डांट पड़ी, उफ, के मैं आपको बता नहीं सकता हूं, बेटा पानी भी लेना, कि सर वो 1st फ्लोर पे था उस टाइम पे सेक्शन बी, 4th फ्लोर पे था सेक्शन डी, और मेरे सारे बैचमेट्स को पता चल गया कि आज मेरे साथ कुछ गलत हो गया, सही है ना। और वो हुआ यही था कि यार वो आयशा स्टील मिल्स एक क्लाइंट था, अब पता नहीं है नहीं है सेक्शन बी में, वो लिस्टिंग के बाद उसके पहली दफा अकाउंट्स बन रहे थे। मेरी टीम के अंदर 2 खवातीन थी और एक बच्चा था, 2012 की बात है, मुझे फर्म में आए हुए खुद कोई 2 साल हुए होंगे, और मैं उसको लीड कर रहा था। हसनैन ने मुझे बोला कि भाई क्या हुआ अकाउंट्स का, मैंने कहा बॉस कल देने ना अकाउंट्स, सीएफओ आ गया था उनका आज अकाउंट्स लेने। मैंने कहा बॉस कल अकाउंट, फर्म में बॉस, फर्ग्यूसन में बॉस का कल्चर है, सही है ना, अब पता नहीं है नहीं है, सही है तो, लेकिन हमारे टाइम पे था कि आप बड़ों को मतलब नाम, वो कहते थे प्रमोट के नाम करो, लेकिन जब आप एक्चुअल ग्राउंड पे जाते हैं ना, आप देखेंगे हर कोई बॉस बोल रहा है, पर आप भी बॉस कहने लगते हैं, हमें भी कहते थे नाम से। तो आया कि हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, एक बंदे ने पार्टनर को नाम से बुला लिया, सब उसको देख रहे, फिर उसे बॉस बोला क्या, तो वो हसनैन आए मेरे पास, बोला अकाउंट की क्या पोजीशन है, बस कल लेने आएगा ना, अभी बना रहा हूँ मैं, फॉर्मेटिंग वगैरह करवा रहा हूँ, ये वो ना कास्टिंग वास्टिंग होगी। बोला बेटा वो आ गया लेने, तो मैंने कहा उसको बोल दे कल है, सही था, मतलब मैंने कहा यार पॉइंट इज दैट कि कल की बात है, प्रेशर चल रहा है, मुझे तो आज रात लगानी है। बोला नहीं अभी बनाओ, मैंने कहा अभी कैसे बनाऊं, अच्छा हम भी थोड़े वो थे, मैंने कहा यार जूनियर जो मेरा था वो आज आया, वो गाँव चला गया था, वहां पर उस दिन उस टाइम पे भी वही होता था कि शिया सुन्नी मसाइल होते थे हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली, तो रास्ता ब्लॉक हुआ था शायद, तो मैंने कहा वो गाँव गया था, उसको रास्ता आज मिला है, वो आज आया। फिर मैंने बोला कि उसकी बहन की शादी वादी थी, अच्छा एक खातून थी जो मेरे साथ मेरी बैच में थी टीम में, उसकी तबीयत खराब, वो है ही नहीं, और खातून तो कोई कुछ का ही नहीं, सही है ना, अक्सर सही है ना। लेकिन अब कह देते हैं, फर्ग्यूसन में मजाक कर रहा हूं, कह देते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा अच्छी हो दिखने वाइज, तो मैंने उस टाइम पे तो नोट किया था कि अब, लेकिन फर्ग्यूसन में अल्लाह माफ करे वाइट फॉर्म में जालत है कि लड़कियों को भी नहीं छोड़ते, सही है ना, बहुत सुना देते हैं सब कुछ है। दूसरी चीज, दूसरी एक खातून थी, उनके अब्बा एक मल्टीनेशनल के सीईओ थे,
तब पार्टनर को पता है कि यार इसका बस मल्टीनेशनल का सीईओ है, कुछ नहीं कहना इसको यार। अब समझ रहे हैं ना, मतलब ज्यादा कुछ कह दिया तो उसका वो बिजनेस लेने के चक्कर में थे। अब मैं अकेला, मेरे साथ एक जूनियर जो आज आया छुट्टियों के बाद, पूरा ऑडिट में आ गया, मेरे फ्रस्ट्रेट हुआ, मैंने कहा कुछ दिया नहीं है ये वो ना, उन्होंने सामने से एक बबल में जवाब दिया, उसके बाद मुझ पर ऐसा चीखे ना, चौथे फ्लोर तक आवाज गई। और मैं इत्तेफाक की बात है, जब वो आया ना, मैं क्लाइंट से फोन पे बात करता, उसके मैनेजर फाइनेंस से, खैर मैंने अकाउंट फाइनल करके दिए, मगरिब की नमाज पढ़ने में गया हूं, और नमाज के बाद है ना मुझसे उठा नहीं जा रहा मस्जिद में ना। मैं डिप्रेशन तो नहीं कहूंगा यार क्या हुआ यार, गलती मेरी नहीं, इतना मतलब वो शायद टॉप 5 निकालेंगे ना फर्ग्यूसन की हिस्ट्री में कौन किस पे चीखा है, तो उसमें मेरा एक होगा, सही है ना। अच्छा मैंने बदतमीजी सामने जवाब दे दिए थे, लेकिन सबको पता था कि यार पूरी सेक्शन को तो इसका ज्यादती हुई है, मतलब कसूर इसका था नहीं, फंसा हुआ है। और ये बहुत कम था कि 2.25 साल मैंने पहली दफा डांट सुनी हो। मैं जूनियर मेरा आया, जो आया था, बोला रोड जाए कुछ नहीं होता ये वो, सही है, वो मुझे नमाज से उठाने आया, क्योंकि कॉल पे काम गया ही है, इसको अब बुलाओ, क्लाइंट को चलो अकाउंट से इनिशियल करा के दे दिए, बाकी भी भाई क्लोजिंग होती है, और मैंने कहा चले। फिर मैं गया हूं, सही है, उस दिन मैंने निपटाया। लेकिन ये बात हसनैन को रियलाइज हो गई, वो बंदा दिल का अच्छा है कि यार मेरे साथ ज्यादा सुना दी उन्होंने। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा, पूछा क्या सीन है तेरे पेपर वेपर का, फला, अच्छा। फिर हसनैन ने मेरे साथ अगला 1 साल मुझे ठंड करवाई है। ठंड मतलब क्लाइंट्स भी करें ऐसा नहीं, लेकिन फ्री पीरियड में ना मुझे भेज दिया नैंडोज का एक ऐसे असाइनमेंट था, उधर हमने फुल ठंड मचाई है। हम आते थे 10:30 11 बजे, 4-5 बजे चले जाते थे, सही है। अच्छा हालात भी वहां पर ऐसे थे कि ज्यादा रुक नहीं सकते, क्योंकि वो उनका एक वेयर हाउस था, तो उसका वॉशरूम ऐसा था कि जिसके अंदर ये फर्म के पर खिड़की से ना सामने बराबर में कोई स्कूल लगता, तो वो हमें सब देख सकते थे। तो हमने कहा हम वो वॉशरूम यूज नहीं करेंगे, हम जाते थे मस्जिद। अब पूछने वाला भी था नहीं, कोई असाइनमेंट, वैसे नैंडोज की फ्रेंचाइज टपाल के पास है ना, हमने वो निकाला। फिर उसके बाद एक 2 क्लाइंट मैंने और किए प्रेशर वाले, लेकिन वो तो फर्म में सीनियर होते हैं। फिर आखिरी के जो हमने 3-4 महीने थे ना, उसमें हसनैन ने मुझे डाल दिया SIUT। अब SIUT में उस टाइम पे लाइट हाउस पर रहता था, और SIUT जो है आपका कराची के अंदर एक जगह है, मेरे घर से 8 मिनट की पैदल वॉक पे थी। तो अच्छा हसनैन ने SIUT में मुझे डलवाया, और SIUT था भी किसी एक और मैनेजर के पास। उसके वो शब्बर जैदी डायरेक्ट, वैसे वो क्लाइंट इतना था कि शब्बर जैदी उसको डायरेक्ट देखते थे, उसका समझ रहे ना, क्योंकि शब्बर जैदी SIUT के ट्रस्टी भी थे। और वो फिर कभी बताऊंगा, फर्ग्यूसन की मैं उसको सब्सिडी कहता हूँ, सही है ना, अब नहीं है, पहले थी जब शब्बर जब तक थे। तो मुझे सुबह मैनेजर फोन करता था 11 बजे, का है अभी सो के उठा हूं आपकी कॉल से, अभी जाऊंगा, आप समझ रहे हैं। तो वो इस लेवल की मैंने ठंड मचाई है एंड में। लेकिन वो कंपनसेट क्या है, समझाने का मतलब क्या था, देखो एक दफा मैंने सुना है, लेकिन अगले 1 साल तक मैंने उसको कैश किया है। लेकिन अगर उस टाइम 1 साल देखो ये बात बताओ, तो फर्म से किसी को टर्मिनेट तुम बहुत ही रेयर सुनोगे, टर्मिनेट किया नहीं किया, साइड लाइन, बट मैंने उस टाइम पे किया, हसनैन ने भी सुन लिया, वो हो गया। इसके अलावा भी कभी कभी सीनियर की कोई बात बुरी लगी, इग्नोर की, बाद में सीनियर ने खुद रियलाइज किया, नहीं तो हमने कहा यार एक बात बोलूं कादिर भाई, उस दिन आपने ज्यादा सुना दिया था, अच्छे मूड में जब खाने आने पे ना, ख्याल रखा करें यार कादिर भाई, बच्चे हम लोग इस किस्म के आप। तो यार ये टिप्स भी आपको दूंगा, ये कैसे इंडस्ट्री में हो ना, तो कभी कभी एक सीनियर मिल जाएगा खड़ूस, प्यार मोहब्बत से डील, शुरू में जहां तुमने शुरू में पेशेंट लूज किया ना, यकीन मानो फर्म के लोग इतने दरिंदे हैं, 3 साल तुम्हें जूनियर बना के रखेंगे। थोड़ा सा इंडस्ट्री में भी सर ये, और ये अभी सिर्फ आखिरी बात करके फिर हम क्लास को ऑफ करते हैं, अभी तुम लोगों को ये फील होता होगा ना, कैफ में कोई आगे पीछे फर्म बड़ी नहीं, सर आगे जाकर ना अभी तुम्हारी जिंदगी में नए टेंशन आएंगे। इंडस्ट्री में हो तो उसको वो डिपार्टमेंट मिला, ये प्रोजेक्ट मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, उसको वो क्लाइंट मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, ये एक टेंशन। उसी गलती के ऊपर उसको सब सपोर्ट करते हैं, मुझे ये चीज ज्यादा फील होती है। एंड में क्वालिफिकेशन, सब चीजों को लेकर के चलना है, लेकिन वही बात, घबराना नहीं है, वक्त गुजर जाएगा, यहां से स्ट्रांग रहना है।
चलें जी, आज की क्लास नहीं दिखती, हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते, आपको पता चल जाएगा कि सर इंडस्ट्री से भी ये बात रिलेट कर दें। कौन सी बात की कोई डांटे? देखो इंडस्ट्री में देखिए टिप्स फर्म भी हो, इंडस्ट्री की मैं बताऊं, इंडस्ट्री में भी मैं हमेशा कहता हूं, मैंने यूनिलीवर में जॉब की, अभी परसों तरसों मुझे एक बच्चे ने बोला सर पीडब्ल्यूसी में बहुत पॉलिटिक्स है। मैंने कहा देख मैंने पीडब्ल्यूसी में भी काम किया है, मैंने यूनिलीवर में भी किया है। मैंने कहा यूनिलीवर का पॉलिटिक्स 10 टाइम्स ज्यादा है। तो पॉलिटिक्स के केस में याद रखना हर जगह तुम्हें मिलेगा, इंडस्ट्री में बस एक बात याद रखना, रोटेशन के लिए ज्यादा रोना धोना नहीं कि यार मुझे यहीं पे रखे हुए हो, सही है। 6 महीने साल बाद भी रोटेशन होती है इंडस्ट्री में, कोई मसले की बात नहीं होती। आपने जहां हो वहां पर काम करना है। और दूसरी बात इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नेटवर्किंग विद इन ऑर्गेनाइजेशन। तुम फाइनेंस के बंदे हो, तुम्हें सेल्स वाला भी जानेगा, तुम्हें प्रोग्राम जानना करवाना है अपने आप को। फर्म में इतनी मैटर नहीं करती, आपस की बात है, सही ना। फर्म में तुम्हें लोग जान ही लेते हैं या नहीं भी जाने। इंडस्ट्री के अंदर क्योंकि विद इन इंडस्ट्री तुम्हें जो है ना, तुम्हारे पास क्लाइंट एक ही है, मतलब एक ही जगह है ना, मूव होना है। तुम जितने वेल नोन होगे उतना लोग तुम्हें लेंगे। फर्म में कभी कभी ज्यादा वेल नोन होना मसला भी हो जाता है। आपकी छुट्टी का टाइम है, अच्छा बुला लो, इस क्लाइंट पे बुला लो, बुला तेरे पास से तो काम हो गया ना, इसका बुला लो। फर्म में कभी कभी मैं कहता हूँ स्मार्टली वेल नोन वाली हरकतें करनी है। इंडस्ट्री में मैं हमेशा नेटवर्किंग, आप सीट पर, अभी मेरा एक दोस्त है वो एक क्लाइंट पे, और हमारा एक बच्चा वहां पर डिप्यूट भी हुआ है, वो मेरा दोस्त उस क्लाइंट पे माशाल्लाह जॉब करता है। उसने मुझे बोला यार इस गधे को बोल, मतलब मेरे बच्चे को लेकर के मुझे मैसेज किया उसका, उस गधे को बोल, हमने वहां पर अपने 2 बच्चे आउटसोर्स किए हुए ना, बोला उस गधे को बोल थोड़ा घूमे फिरे भी करे, बात भी, बोला आता है रोबोट की तरह काम करने के लिए बैठ जाता है, छुट्टी होती चल जाता है, किसी से काम के अलावा कोई बात ही नहीं करता है। उसको बोल यार ये बच्चे सीए वाले इसी वजह से मार खाते हैं कि इंडस्ट्री में भी देखें सर, आपने इंडस्ट्री वाले बच्चों को तो खास तौर पे बता रहा हूं, तुम्हें रोटेशन के लिए, अच्छे ताल्लुकात के लिए, वहां पर जॉब पक्की होने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में घुसना है, तफरी करनी है, पिकनिक विकनिक हो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। फर्म में स्मार्ट मूवी तो मैं डिसाइड करेंगे। फर्म में अक्सर ऐसा होता है, ये मेरे साथ हुआ भी है, अच्छी जान पहचान थी, कहा अरे यार वो बच्चा है ना आसान, उसको बुलाओ, उसका घर भी करीब है, चलो भाई मेरा कोई क्लाइंट का लेना देना नहीं है, बोला चल भाई तू आकर कास्टिंग कर दे, रेफरेंसिंग कर दे, फिक्स एसेट का नोट बना दे, ठीक है। फर्म में जान पहचान इतनी भी नहीं, तुम्हें छुट्टियां हराम कर देंगे लोग, भाई बंदी में आ जाए। उसके ऊपर इंशाल्लाह बेटा अलग से बात करते हैं। सस्टेनेबिलिटी इज द फ्यूचर, ये मैं आपको बता दूं, अगर आप उस डिपार्टमेंट में हैं तो इट्स गुड, घबराए नहीं। सस्टेनेबिलिटी जैसे IFRS 9 IFRS 15 का माजी गुजरा है, सस्टेनेबिलिटी का फ्यूचर आने वाला है, ठीक है। चलिए हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।